गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेरिस्टेम के दो प्रकारों को पढ़ा है, जिसमें एक तो इनिशियल्स आरंभिकाओं की विकास और उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति और उत्पत्ति के आधार पर था, और दूसरा उसमें कौन कौन से क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। तो नेक्स्ट थर्ड पढ़ रहे हैं हम विभाजन के तल के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर विभाजोत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर विभाजन का जो तल है, ये विभाजन का तल ग्रोथ पैटर्न को निर्धारित करता है। विभाजन का जो तल है वो ग्रोथ पैटर्न को निर्धारित करता है। कि ग्रोथ पैटर्न का मतलब है कि एक तल में विभाजन होगा या दो तल में होगा या तीन तल में होगा। तीन का मतलब हो जाता है ऑल ओवर, तीन गुना होकर के सभी तल बोलते हैं इसे। तो यहां पर विभाजन किस तल में होगा ये डिसाइड करता है यहां पर ग्रोथ पैटर्न। जो वृद्धि का प्रतिरूप है, ये वृद्धि का प्रतिरूप यहां पर विभाजन के तलों को निर्धारित करता है। इस आधार पर यहां तीन भागों में विभाजन के तल को बांटा गया है। पहला होता है रिब या फाइल। रिब या फाइल मेरिस्टेम। सेकंड प्लेट मेरिस्टेम एंड थर्ड मास मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम एंड थर्ड मास मेरिस्टेम। यहां पर ये तीनों ही विभाजन के तल को शो कर रहे हैं। फाइल या रिब मेरिस्टेम की बात करें तो जो विभाजन है, ये विभाजन एक तल में होगा। यहां जो विभाजन होता है वो एंटीक्लाइनल होता है, अपनतिक होता है। और स्टूडेंट्स, जब अपनतिक विभाजन होता है तो अपनतिक विभाजन में सेल्स कॉलम बनाती हैं। कॉलम का मतलब है ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में जब अपनतिक विभाजन होंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक अपनतिक होता है, दूसरा परनतिक होता है। अपनतिक में सेल्स कॉलम के रूप में उपस्थित अक्षीय तंत्र में विभाजन करती हैं और परिणतिक में अरीय तंत्र में विभाजन करती हैं, अरीय दिशा में विभाजन करती हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये इस प्रकार से यहाँ पर विभाजन करेंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। इसका मतलब कि जो ऊपर की जो ग्रोथ है, लंबाई है, वो यहाँ लंबाई यहाँ अपनतिक विभाजनों से या रिब मेरिस्टेम में बढ़ती है। लंबाई में ग्रोथ यहाँ पर होती है। सेकंड होता है प्लेट मेरिस्टेम। तो यहाँ पर दो तलों में विभाजन होता है। विभाजन दो तलों में होता है। यहाँ अपनतिक भी होता है और परिणतिक भी होता है। एंटीक्लाइनल भी होता है और पेरिक्लाइनल भी होता है। सेल्स इस प्रकार से तो बढ़ेंगी, साथ में ऐसे भी बढ़ेंगी। तो इस वजह से यहां पर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है। सतह का जो क्षेत्रफल है वो सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये तो बढ़ेगी ऊपर की लंबाई, तो सतह का भी क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्लेट मेरिस्टेम दो तलों में करता है और मास मेरिस्टेम ये कोशिका ऐसे भी विभाजित करेगी, ऐसे भी करेगी। ऐसा कोई तल नहीं है जहां पर विभाजन नहीं होगा, सभी तलों में विभाजन होगा। मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी।
तो यहां पर ऑल ओवर संहति मास, यहां ऑल ओवर संहति का विकास होता है। तो ये प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। एंड नेक्स्ट, बॉडी में स्थित मेरिस्टेम के आधार पर कि बॉडी में मेरिस्टेम कहां पाया जा रहा है। फोर्थ, बॉडी में प्लांट बॉडी में स्थिति के आधार पर विभजोतक के प्रकार प्लांट बॉडी में किस स्थिति में पाए जा रहे हैं, किस कंडीशन में प्रेजेंट हैं, इस आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल पार्ट्स, इंटरकैलरी अंतर्वेशी। तो यहां इनको भी वापस से तीन भागों में बांटा गया है। एपिकल का मतलब क्या है, शीर्ष या शीर्षस्थ। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट स्टेम के कहा मिलेगा, शीर्ष पर, और कभी कभी लीफ में भी। लीफ का जो इस तरह से जो होता है, जिसको हम मार्जिन कहते हैं, ये वाली जो पार्ट है, तो यहां पर कंप्लीट आता है मार्जिन। तो यहां रूट और शूट के स्टेम में कभी कभी लीफ के अंदर भी ये मिलता है। तो यहां एपिकल मेरिस्टेम लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्लांट की जो लंबाई है उस लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी वजह से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। लीफ के अंदर प्रेजेंट है तो लीफ की चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ेंगी, लीफ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है एपिकल मेरिस्टेम के कारण। नेक्स्ट करते हैं अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट्स, जो एपिकल मेरिस्टेम है, मान लिया ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है। पहले ये इतना था, फिर इसकी ग्रोथ और बढ़ गई और इसके ऊपर चला गया ये। तो जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर ये होती है पर्वसंधि नोड और ये होते हैं पर्व इंटरनोड। तो यहां पर जो इंटरनोड होते हैं, इन इंटरनोड के नीचे, जस्ट नीचे, या फिर कहें कि नोड के ऊपर कुछ क्षेत्र छूट जाता है। यहां कुछ क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र छूट जाता है और ये क्षेत्र होता है मेरिस्टेम का। तो यहां पर पर्वों के नीचे की तरफ जो मेरिस्टेम का क्षेत्र छूट जाता है, जो स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाता है। इंटरकैलरी कहां मिलेगा, स्थायी ऊतकों के मध्य। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं स्थायी ऊतकों के मध्य। तो इन ऊतकों के मध्य में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाता है वो टिश्यू क्या कहलाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। जैसे घास के अंदर, घास में नोड और इंटरनोड होते हैं। घास के पर्वों में, पर्वों के नीचे क्या उपस्थित होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लीफ जो होती है मोनोकोट की लीफ जो होती हैं, इन लीफ का जो आधार होता है
मान लिया ये कोई मोनोकॉट की लीफ है, यहां से जुड़ेगी, तो ये आधार पर क्या मिलेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम की छूटे हुए वो पार्ट होते हैं जो स्थायी ऊतकों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक रूट और स्टेम के पार्श्व भागों में उपस्थित होते हैं। जो रूट और स्टेम होते हैं इनके पार्श्व भागों में उपस्थित होते हैं। ये जो घेरा जिसे हम बोलते हैं, स्टेम की जो चौड़ाई होती है, रूट की जो चौड़ाई होती है, उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर जो लेटरल मेरिस्टेम है ये रूट और स्टेम दोनों के पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं, पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं। और ये मोटाई या जिसे हम डायामीटर कहते हैं, घेरा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने पूलीय एंधा, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, नाम सुने, पढ़ा भी है 11th-12th के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आते हैं कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, पूलीय एंधा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां डाइकॉट में जब हम जाइलम और फिलोएम को पढ़ते हैं तो इनके बीच में जो प्रेजेंट होती है ये कहलाती है पूलीय एंधा। संवहन पूलों के मध्य उपस्थित पूलीय एंधा होती है। यहां जो निर्मित होती है ये कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम फिलोएम के बाहर प्रेजेंट होती है। तो जो पूलीय एंधा होती है, ये पूलीय एंधा प्राइमरी प्रकार की होती है और ये दोनों सेकेंडरी प्रकार की होती है। कैसे? जो एम्ब्रियोनल टिश्यू होता है, उस एम्ब्रियोनल टिश्यू से जब जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है तो उस वक्त भी ये पूलीय एंधा प्रेजेंट होती है। इसका मतलब कि ये भ्रूण अवस्था से लेकर के तब तक प्रेजेंट है जब तक कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम पूलीय एंधा में भी मिलेगा और कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में भी मिलेगा। देखिए कैसे, पूलीय एंधा है, बीच में इधर जाइलम और इधर फिलोएम। सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो ये ऐसे विभाजन करेगा, परिणतिक या अपनतिक अरीय अक्ष में, परिणतिक पेरिकिनाइलर डिवीजन होंगे इसमें, क्योंकि इसको अपनी रिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ ये तो ऐसे, और इनके बीच बीच में जो पैरेंकाइमेटस जिसको हम बोल रहे थे पिथरेज, पिथरेज की कुछ सेल्स कैसी हो जाएंगी, पैरेंकाइमेटस। तो यहाँ कौन सा कैम्बियम बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी ग्रोथ इधर की, ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई, इनकी ग्रोथ हुई, ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगी ऐसे करके एक रिंग के रूप में, एक कंप्लीट अरीय अक्ष में वृद्धि हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर परिणतिक विभाजनों से जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल था, पार्श्व विभजोतक है, पार्श्व में उपस्थित है, बाहर की तरफ उपस्थित है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम ने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और पूलीय कैम्बियम, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम भी कह रहे हैं, इनके जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की आ गई। तो यहाँ पर प्लांट के डायमीटर में वृद्धि कर दी, प्लांट की जो स्टेम की और रूट की जो मोटाई होती है उस मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से
प्लांट बॉडी में स्थिति के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लास्ट लेटरल मेरिस्टेम। अब इन चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न थ्योरीज दी गई कि यहाँ जो विकास हो रहा है वो एक तल में हो रहा है, 2 तल में हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो डर्मेटोजन हमने पढ़ी थी, ग्राउंड टिश्यू डर्मेटोजन जो हमने पढ़े थे, वो यहाँ पर किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर प्लांट बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के सब बातों को समझाने के लिए विभिन्न साइंटिस्ट ने विभिन्न अपने अपने मत प्रस्तुत किए, और सभी मत क्या थे कि आवृत बीजी में जो प्रोसीड्स होती है उस प्रोसीड्स का निर्माण कैसे होता है। आवृत बीजी पादपों में सूट अपेक्स प्रोसीड्स का संगठन। यहां जो प्रोसीड्स पाई जा रही है, इस प्रोसीड्स का संगठन किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, इस संगठन को समझाने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है एपिकल थ्योरी। एपिकल थ्योरी, इस एपिकल थ्योरी को नगेली ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जो एपिकल सेल्स होती है, ये एपिकल सेल्स सीड्स पर उपस्थित होती है, प्रिज्म आकार की होती है, प्रिज्म आकार की होती है। तो प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, सीड्स पर उपस्थित होती है, प्रिज्म आकार की होती है, और ये हमेशा एक ही तल में विभाजन करती है। ये प्रिज्म आकार की जो एपिकल सेल है, यही सभी तलों में विभाजन करेगी। एक तल में विभाजन करेगी तो ग्रोथ प्लांट की प्रॉपर नहीं होगी। तो यही अकेली कोशिका ऐसी है जो जिम्मेदार होती है प्लांट की वृद्धि के लिए। वो ग्रोथ किस प्रकार की हो रही है और कैसे हो रही है, चाहे लंबाई में हो रही है चाहे चौड़ाई में हो रही है, सभी प्रकार की ग्रोथ के लिए एक अकेली कोशिका ही जिम्मेदार होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल थ्योरी। शीर्ष कोशिका अकेले ही कंप्लीट प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता एंजियोस्पर्म में। ये केवल जो लोअर प्लांट्स होते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आके कुछ प्लांटों में, सभी में नहीं। तो इन प्लांट्स के अंदर एक कोशिका संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंजियोस्पर्म में विभिन्न तलों में विभाजन होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो एक कोशिका इतने कार्यों को कर दे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो एपिकल सेल थ्योरी थी, नगेली ने दी थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। किसके लिए? एंजियोस्पर्म के लिए। लेकिन शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा के लिए ये राइट थी, एंजियोस्पर्म के लिए ये क्या थी, रॉन्ग थी। नेक्स्ट, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी सेकंड, और इसको दिया था हेंस्टीन ने। हेंस्टीन ने जो यहां पर एंजियोस्पर्म है, इनके बनने वाले कंप्लीट सिस्टम को, तंत्र को 3 पार्टों में विभाजित किया था, डिवाइड किया था, कि प्लांट के अंदर ऐसे 3 पार्ट होते हैं जिनकी वजह से प्लांट की संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है, चाहे उसकी लंबाई में वृद्धि हो, चाहे उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो, चाहे कोई लेयर बने। यहाँ 3 भागों के द्वारा यहाँ सभी प्लांट के पार्टों का निर्माण होता है।
तो फर्स्ट इन्होंने बताया था डर्मेटोजन, डर्मेटोजन त्वकजन या त्वचाजन, सॉरी त्वचाजन। सेकंड पेलेरोम, थर्ड पेरिविलेम, इसको बोलते हैं रंभजन। तो यहां पर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कहलाती है डर्मेटोजन। हेंस्टीन ने बताया कि जैसे हम यहाँ ये प्लांट है, इसकी हम टीएस काट के देखें तो हमको कुछ इस प्रकार से आती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर यहाँ का क्षेत्र कॉर्टेक्स, नीचे की तरफ पहले एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और उसके बाद में वेस्कुलर बंडल, और सेंटर में पिथ। पढ़ा है हमने सेकेंड ईयर में, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो प्लांट को सुरक्षा का कार्य भी कर रही है, प्लांट की बाहर की बाउंड्री निर्धारित कर रही है, ये जो लेयर होती है वो डर्मेटोजन लेयर होती है और सबसे बाहर की तरफ होती है, और वो त्वचाजन क्षेत्र से बनती है, डर्मेटोजन रीजन से बनती है, डर्मेटोजन क्षेत्र के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। सेकंड जो पाई जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रंभजन क्षेत्र, पहली रो। तो यहां पर जो सबसे सेंटर का पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन, सबसे सेंटर का पार्ट होता है जिसको हम स्टील भी कहते हैं। पेरिसाइकिल से लेकर के अंदर तक का पार्ट क्या कहलाता है? स्टील। तो यहां पर इसका निर्माण किससे होता है? पहले रंभजन क्षेत्र से होता है। तो यहां पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ और पिथ रेज, इनको मेडुलरी रेज भी कहते हैं। तो यहां पर इन सभी का निर्माण किससे हो जाता है? रंभजन क्षेत्र से हो जाता है। रंभजन क्षेत्र पूरी की पूरी स्टील का निर्माण कर देता है, अकेले वेस्कुलर बंडलों का ही निर्माण नहीं करता, यहाँ पर कंप्लीट स्टील का निर्माण करता है, जिसमें पेरिसाइकिल, पिथ और पिथ रेज भी सम्मिलित हैं। सबसे अंदर की तरफ जो आता है वो आता है पेरिविलेम। सबसे अंदर जो प्रेजेंट है वो पेरिविलेम होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम का निर्माण पेरिविलेम के द्वारा किया जाता है। ये क्षेत्र इन दोनों के मध्य में उपस्थित होता है। नीचे कौन सा है? पेलिरोम, और ये बीच का जो क्षेत्र है जो डर्मेटोजन और पेलिरोम की मध्य उपस्थित है, त्वचाजन और रंभजन के मध्य जो स्थित है, ये पेरिविलेम यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करता है, भरण ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। और इस भरण ऊतक तंत्र में कौन कौन से आते हैं? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो इस प्रकार से जो ये तीनों क्षेत्र हैं, ये तीनों की तीनों क्षेत्र मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? यहाँ पर तीनों क्षेत्र मिलकर के कंप्लीट प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। और तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो निर्मित एरिया हैं वो भी अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। इनके अंदर जो वृद्धि होती है, जैसे हम बात करें डर्मेटोजन में, तो यहाँ पर घेरे में वृद्धि हो रही है, अन्य क्षेत्र में विभाजन होंगे, यहाँ दोनों तरह से विभाजन होंगे, और यहाँ भी परिणतिक अपनतिक दोनों तरह से सभी दिशाओं में विभाजन होंगे। यहाँ भी परिणतिक और अपनतिक विभाजन होंगे, क्योंकि यहाँ मोटाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, और यहाँ लंबाई भी बढ़ेगी। यहाँ
केवल घेरे में अंतर आता है, क्योंकि एपिडर्मिस को क्या करना है, जो टिश्यू बढ़ रहा है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में रहना है, सुरक्षात्मक परत का निर्माण करना है। तो यहाँ हिस्टोजन के अकॉर्डिंग ये तीनों ही क्षेत्र एक कंप्लीट प्लांट टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक हद तक सही थे, लेकिन इसको भी कंप्लीटली मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पस सिद्धांत, ट्यूल का कॉर्पस सिद्धांत जो सिमट ने दिया था, वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।